नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लानट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्लास 11 का चैप्टर है, चैप्टर 9। इस पर हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 5 पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी सारा हिस्सा इस चैप्टर का हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियोस पसंद आती हैं आपको, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो पहले 4 पार्ट्स में हम ये काफ़ी सारी स्लाइड्स देख चुके हैं। आपको अगर ये स्लाइड्स अभी तक समझनी बाकी हैं तो पहले के 4 पार्ट्स आप ज़रूर देखिए। उसके बाद आपको 5th पार्ट कनेक्टेड होते हुए समझ में आएगा। अब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल काफ़ी एस्पेक्ट्स देख चुके हैं। अब हम सोशल कंडीशंस के बारे में देखते हैं। वर्कर्स की जो कंडीशन थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इंग्लैंड में क्या थी। तो 1842 में एक सर्वे हुआ जिसमें ये निकाला गया कि जो जितने भी वर्कर्स हैं, नॉन वर्कर्स के मुकाबले इन वर्कर्स की स्थिति क्या है सिटीज़ में, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली गई कि ज़्यादातर एवरेज कि कितने साल तक ये वर्कर्स जीवित रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण और पॉल्यूशन और कंडीशंस ऐसी थी वहाँ पर, इसलिए। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्मिंघम में थी 15 ईयर्स। मतलब ज़्यादातर एवरेज जो यंग पीपल हैं वो 15 साल तक ही जी पाते थे। 15 साल तक आप कितना लाइफ देखे होते हैं। उन्होंने तो खैर कुछ भी नहीं देखा था सिवाय इंडस्ट्रीज और मशीन्स के। मैनचेस्टर में 17 थी और डर्बी में ये 21 ईयर्स थी वर्कर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, मैनी पीपल डाइड एट यंग एज। ज़्यादातर लोग ये जो वर्कर्स थे ये यंग एज में ही अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते थे। और जो बच्चे थे उनकी एक्सपेक्टेंसी क्या थी, 5 साल तक। मतलब 5 साल तक ही बच्चे जी पाते थे। उनकी जो जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर भी अच्छी कंडीशन नहीं थी उनके रहने के लिए, पानी भी गंदा था इसके लिए भी। इंडस्ट्रियल सिटीज़ में पॉपुलेशन इन सिटीज़ में बढ़ी थी, इसलिए नहीं कि नए बेबीज बॉर्न हो रहे थे या फिर उनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बल्कि विलेजेस से इमिग्रेंट्स आ रहे थे खोज में। अपने पैसा कमाना है उनको, लाइफ के लिए सेटल करना है, तो उसके लिए आ रहे हैं गांव से जितने भी इमिग्रेंट्स। उनकी वजह से पॉपुलेशन सिटीज़ में ज़्यादा हो रही थी। डेथ काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ की वजह से, जो एयर या फिर ये वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ होती हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, इनकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे और यंग इनकी वजह से अर्ली एज में ही अपनी जान खो बैठते थे। 1832 में निकाला गया कि 31,000 लोग कॉलेरा की वजह से ही मौत के घाट उतर चुके थे। अंटिल 19th सेंचुरी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो भी इनकी जो कंडीशंस है उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। मेडिकल नॉलेज भी नहीं थी क्योंकि ये नई आ रही थी बीमारी एक तरीके से, गंदे पानी से क्या क्या बीमारी हो रही है, तो उनको कैसे क्योर करना है वो भी मेडिकल नॉलेज नहीं थी। कंडीशन वुमेन और चिल्ड्रन की, ये जो वर्कर्स थे सिटीज़ में, उनमें जो औरत और आदमी हैं उनकी कंडीशंस क्या थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था कि बच्चे अपनी माँ की या फिर अपने घर वालों की या पड़ोस की देख रेख में ही रहते थे, पलते बढ़ते थे और बड़े होते थे, और उनके साथ काम करते थे। तो माताओं के साथ में ही उनके साथ काम करते थे, तो उनको लाइफ को कोई वो नहीं था खतरा, वो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। वॉचफुल आइज ऑफ पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, ये बड़े हो रहे थे। वर्कड इन फार्म्स, मतलब खेतों में काम किया होता था इन्होंने, नेचुरल एनवायरनमेंट में। अपना जो पूरी ज़िंदगी के लिए उनको चाहिए दिनचर्या के लिए लाइफ स्टॉक ये रेयर करते थे, गैदर करते थे फायरवुड और कॉटन वगैरह स्पिन करते थे। जो औरतें थी उनके पास ज़्यादातर यही काम होते थे, और बच्चे थोड़ा सा बड़े होने के बाद इन्हीं के साथ इन काम में ही जुड़ जाते थे। तो लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान पे औरत और बच्चों के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो घर पे जो आदमी की इनकम है उसको वो सपोर्ट करे। उससे पहले भी था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया था कि ये भी कमाएं साथ में उनके साथ, क्योंकि कमाई उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही थी उनको वेजेस। और इंडस्ट्रियल जो भी ये थे इंडस्ट्रियलिस्ट, ये प्रेफर करते थे औरतों को और बच्चों को ही अपनी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय देना, क्योंकि ये अगर बेकार कंडीशंस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाएंगी औरतें, ऐसे भी सहनशील होती हैं, तो वो बहुत जल्दी से नहीं बोलती। और सेम बच्चे अगर कम इनको मिल रहा है वेज, उसके लिए भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो वुमेन एम्प्लॉय
एम्प्लॉयड थी कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, सिल्क इंडस्ट्रीज़ में, लेस मेकिंग में, निटिंग इंडस्ट्रीज़ में, मतलब वही जो औरतों की ज़्यादा अच्छा उनकी स्किल्स होती थी पहले से, उसी फैक्ट्रीज़ में उनको काम दिया गया था। जबकि बच्चे मेटल इंडस्ट्री में हैं, कोल माइंस में हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हैं, जहाँ पर बच्चों को आराम से मशीनों की सफाई करवा लेते थे, या फिर ऐसे काम जहाँ पर छोटे-छोटे हाथ इज़िली जिन कामों को कर सकते थे। जैसे कि स्पिनिंग जेनी था जो कॉटन इंडस्ट्री में, वो बनाया इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि बच्चे उस पर आसानी से काम कर सकें। तो सोचो पहले से ही सोच लिया था कि बच्चों को काम करवाना है ना? स्मॉल इनफ टू मूव बिटवीन टाइटली पैक्ड मशीनरी। ऐसी टाइटली पैक्ड मशीनरी है, उसके बीच में अगर कुछ है तो बच्चे अपने छोटे-छोटे हाथों उनके अंदर वो लगा के किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते थे। कुछ टूट गया है या फिर कुछ ठीक करना है, तो बच्चों के हिसाब से इन मशीनरीज़ को डिज़ाइन किया गया था। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, बहुत लंबे-लंबे, मतलब उस नींद से उठे काम पे लगे और पूरा दिन काम करके रात को फिर वही जब उनका सोने का टाइम हो जाता है, बिल्कुल थक जाते हैं, तब तक वो काम ही करते रहते हैं। तो लंबे समय तक काम करना, इंक्लूडिंग क्लीनिंग द मशीन्स ऑन संडेज, मतलब संडे को भी उनको इसके लिए बुलाया जाता था कि अब ये मशीनों की सफाई करनी है संडे के दिन। तो उनको फ्रेश एयर और एक्सरसाइज ये मिल ही नहीं पाता था, वो पूरा जिंदगी उनका सिर्फ मशीनों के बीच में रह गया था। तो कितना जिएंगे फिर? ऑब्वियसली 5 साल, 10 साल, 15 साल, यंग एज। चिल्ड्रन कॉट देयर हेयर इन मशीन्स। कई जगह होता था कि बच्चे मशीन्स में कहीं अंदर तक घुस के कुछ काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ उनके बाल फंस गए हैं। क्रश देयर हैंड्स व्हाइल सम डाइड व्हेन दे फॉल इनटू मशीन्स। कहीं कहीं उनके हाथ मशीन्स में फंस गए और हाथ क्रश हो गए उनके, या फिर कुछ मशीन्स में ऐसा बहुत लंबे समय तक काम करना, छोटे बच्चे कितना कर सकते हैं? अब अपने घर में आपका छोटा बच्चा होगा तो अंदाजा लगाइएगा आप उससे कितना काम करवा सकते हैं। तो नींद के मारे वो वही काम करते करते पड़ जाते थे, मशीन्स में क्रश हो जाते थे कई बार और अपनी जान गंवा बैठते थे। ये देखिए, वुमेन इन गिल्ट बटन फैक्ट्री, बर्मिंघम। बर्मिंघम में एक औरत गिल्ट बटन फैक्ट्री में काम करती हुई। 1850s का ये डाटा है कि 2/3 ऑफ जो इंडस्ट्रीज में काम करता था वर्कफोर्स, वो इन द बटन ट्रेड वर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मैन रिसीव 25 शिलिंग्स अ वीक। एक हफ्ते का जो कमाई थी, आदमी की 25 शिलिंग थी, वुमेन की 7 की और चिल्ड्रन की 1 थी। और जबकि घंटे जितने थे उनके पास काम करने के, मतलब काम उनको एक ही बराबर ही करना है, लेकिन आदमी को ज़्यादा था, औरतों और बच्चों को कम दिया जाता था। इसलिए वो औरतों और बच्चों को प्रेफर करते थे एम्प्लॉय करना। कोल माइंस वर ऑल्सो डेंजरस। ये देखो बच्चों की शक्ल, कोल माइंस भी बहुत ज़्यादा डेंजरस थी जहाँ पर बच्चों से काम करवाया जाता था। चिल्ड्रन टू रीच डीप कोल्ड फेसेस, अगर बहुत नैरो स्पेस है वहाँ पर बच्चों को अंदर तक घुसवाना है, तो जहाँ पर बड़ा आदमी नहीं जाता वहाँ बच्चों को बोला जाएगा जाओ इसमें धीरे धीरे जाके ये काम करो। फैक्ट्री मैनेजर्स कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर टू बी इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर फैक्ट्री वर्कर्स। और क्या उसके लिए ये वजह दे रहे हैं कि हम इसलिए बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ पर, ताकि वो अच्छे से काम सीख जाए और फ्यूचर के इम्पॉर्टेंट, मतलब ट्रेंड वर्कर्स बन जाएंगे। उनको सब पता होगा कैसे से बिल्कुल क्या अच्छा काम करना, और अच्छे तरीके से काम होगा फैक्ट्रीज में। वुमेन जो थी उनको अपना आत्मसम्मान मिला, अब जॉब करने से बाहर निकली, खुद की कमाई वो करने लग गई थी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन ये सब किस बलबूते पर उनको मिला था, या फिर किस चीज़ के बदले उनको मिला था? ह्यूमिलेटिंग टर्म्स जो थी उनके बदले उनको मिला था। वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब औरतों को आप सोचिए, किसी का छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा भी जब 3-4 साल का हो जाता है, उसके बाद 4-5 साल का, वो भी जहाँ पर काम कर रहा है, उस औरत को कितनी चिंता होगी मेरा बच्चा किस मशीन में जाकर कैसी कंडीशन में काम कर रहा है, पर करना पड़ रहा था क्योंकि इतनी कम कमाई, और आदमी की इतनी कम कमाई में घर नहीं चल पा रहा था दाना पानी का, तो जबरदस्ती अपने बच्चों को भी उनको काम करवाना ही पड़ गया था। तो छोटी एज में अपने बच्चों को भी खो देना, इवन प्रेगनेंसी के दौरान ही कई अपने बच्चों को खो देना, ऐसी कंडीशंस औरतों को फेस करनी पड़ गई थी। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करने में बहुत लंबा समय लगा दिया था कि चिल्ड्रन और वुमेन को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए लॉज से, मतलब ऐसे लॉज बनाए जाए ताकि उनकी कंडीशंस बेटर हों। नंबर ऑफ लॉज वर पास बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द वुमेन। अब
लॉस तो पास हुए, लेकिन उसका पास होने तक के बीच में का भी बहुत लंबा सफ़र था। वो सफ़र कैसा था? रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। द अर्ली डिकेड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कोइंसाइडेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये 1789 से 94 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। इसका असर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब थॉट्स का असर इंग्लैंड में इन वर्कर्स पर भी पड़ा। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमारी इतनी हार्श कंडीशंस है काम करने की, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। इंग्लैंड ऑलरेडी फ्रांस से के साथ वॉर कर रहा था 1792 से 1815 तक, तो वो भी इंग्लैंड को प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि जहाँ वो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप तो करना चाहता है, लेकिन एक जगह पर उसको ये काम करने के साथ साथ वॉर भी करना पड़ रहा है। तो इतने अच्छे से इंडस्ट्रीज डेवलप हुई नहीं, होने कर नहीं पा रही थी, उनका मतलब स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी। ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड यूरोप वाज डिस्टर्प्टेड, और इस वॉर की वजह से इंग्लैंड का जो यूरोप के साथ ट्रेड चल रहा था वो बहुत ज़्यादा बाधित हुआ। फैक्ट्रीज बहुत सारी शट डाउन हो गई, क्यों? क्योंकि उन वर्कर्स को फिर जाके बाद में वॉर में लेकर जा रहे हैं, तो फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा? आदमियों को लेकर जा रहे हैं, और औरतें और वो थी, तो साथ में प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो किस चीज़ को संभाले? फैक्ट्रीज वर फोर्स्ड टू शट डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रू, एंड द प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड सॉट टू हाइट्स। अब लड़ाई के लिए उनको कहाँ से फिर टैक्स कलेक्ट करेगा, या फिर किस चीज़ का होगा? जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई, कर दी गई कि वहाँ से अब अपना कमाई जो है हायर क्लासेस वो करना शुरू करेंगे। इंग्लैंड ने 1795 में इसी दौरान में कॉम्बिनेशन एक्ट्स निकाले, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वर्कर्स उनके खिलाफ में, कि बैंड अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग्स ऑफ ओवर 50% प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ऑल करप्शन। कि जो मीटिंग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो 50 से ज़्यादा लोग आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हो। मतलब एक तो उनके ऊपर थोप रहे हैं कितनी सारी हार्श कंडीशंस, और उसके बाद वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। Members of parliament were against giving the right to vote to the working class people। अब ये working class people था, जो थोड़ा लिटरेट था, पढ़ा लिखा, ये हक मांगता था कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में होने चाहिए और हमें वोट करने का हक मिलना चाहिए। लेकिन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, यानी कि जो रॉयल क्लासेस थी, लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े मालिक थे पैसे वाले, वो इसके खिलाफ थे कि ये हमारे साथ आकर बराबर में कैसे बैठ सकते हैं, इनका तो हम पूरा यूज़ करना है ना। अगर ये यहाँ आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? फिर हम इनके बलबूते पर अमीर कैसे हो पाएंगे, है ना। दे सपोर्टेड द कॉर्न लॉ को उन्हें सपोर्ट किया, विच प्रिवेंटेड द इम्पोर्ट ऑफ चीपर फूड। अब ये पैसा क्या है ना कि फूड ट्रेड जो डिस्टर्ब हो गया था इंग्लैंड का और बाकी जगह का, तो उसमें में उन्होंने बोला कि हम बाहर से अब अनाज नहीं लेकर आएंगे, मतलब खाने की चीज़ें बाहर से कॉर्न या फिर ब्रेड्स वगैरह नहीं लेंगे, यहीं पर उगाएंगे, हम किसी कंट्री से नहीं लेंगे, फ्रांस से नहीं लेंगे, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ था, प्राइसेस ज़्यादा हो गए थे इन सभी फूड आइटम्स के। तो इन हायर क्लासेस ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, ये लॉयर, बड़े बड़े ज़मींदार लोग, उन्होंने बोला कि कौन लोग को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम चीपर फूड बाहर से इम्पोर्ट नहीं करवाएंगे, यहीं पे रखेंगे। और वो इसलिए कर रहे थे कि उनके प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो कि इनको फ़ायदा हो रहा है, ये तो अनाज बेच रहे हैं ना, खाने की चीज़, तो उनको फ़ायदा होगा, ज़्यादा दाम होगा। तो उन्होंने बोला कि इनका प्राइस बढ़ते रहने दीजिए, उनको वर्किंग क्लास से पैसा लूटना था, ज़्यादा पैसे, इन खाने पीने की चीज़ों के नाम पे। देखो क्या बोलते हैं ना, दया धर्म है ही नहीं है। द वर्कर्स फ्लडिंग द टाउन एंड फैक्ट्रीज प्रोटेस्टेड इन ऑर्डर टू शो देयर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। देखो इन बैनर्स पे क्या लिखा है, वी शॉल फाइट अंटिल वी विन, you can't get better conditions unless you fight for them, our employers have wealth, we have the power, रिप्रोडक्शन। मतलब ये सारी वर्किंग क्लास बाद में फ्रस्ट्रेशन में अपना एंगर शो करने के लिए प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी। देयर वर फूड और ब्रेड राइट्स इन 1790। ये जो ज़्यादा प्राइस हो गए थे, इन पे राइट्स होने लगे। ट्रेड फूड आइटम्स का जो था वो इन ट्रेडर्स के फेवर में था, मतलब जो ये बेच रहे हैं इन चीज़ों के, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दाम पे बेच रहे हैं, जो जिसपे ये गरीब या फिर वर्किंग क्लास है ये खरीद नहीं पा रही है। ऐसा इलीगल तरीके का प्राइस रख रहे हो बहुत ही, जो मुनासिब हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ से। मतलब क्या सुनार की दुकान पे खाना बेच रहे हो?
द वर्कर्स सीज्ड स्टॉक ऑफ ब्रेड। अब इन वर्कर्स ने किसी से इतना फ्रस्ट्रेशन होने के बाद उन्होंने जो ब्रेड के स्टॉक्स थे उनको सीज कर लिया, वहाँ पर रेड किया और उनको सही दाम जो होना चाहिए उस पर बाकी फिर बाद में उनको बेचा, और जो ना कि जो ट्रेडर्स ने जो रेट फिक्स किए थे उनके। इंक्लोजर वॉज अ प्रोसेस फ्रॉम द 1770s। इंक्लोजर एक प्रोसेस था 1770 से ही, जिसके अंतर्गत जो बड़े भूस्वामी थे, बिग लैंडलॉर्ड्स, मर्ज्ड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल फार्म्स टू फॉर्म बिग फार्म्स। ये जो मैंने पहले शुरू की स्लाइड्स में थोड़ा सा आया था जिक्र, कि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने छोटे छोटे जो फार्म्स थे ना उनको खरीद कर या फिर कैसे भी अपने फार्म में मिला लिया, ज़बरदस्ती शामिल कर लिया, और उनको वहाँ से या तो आप मेरे यहाँ पे काम कीजिए या चले जाइए, वही। तो पुअर जो रूरल फैमिलीज थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। With the introduction of machines in cotton industries, thousands of handloom weavers were thrown out of work. अब बहुत सारी ऐसी जो इंडस्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रीज में मशीन्स आई थी, वो क्या कर रही थी कि आदमी का हटा के मशीन काम कर रही है। तो उस पे क्या है, पहले जो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था इन मशीन से पहले, अब वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान चाहिए इनको, या फिर 10 या मान ली 50-100 जो बहुत सारे होते थे। पहले तो घरों में सब हर एक इंसान काम करता था और सामान बेचता था, तो क्योंकि हाथ से काम होता था, तो अब उन सब लोगों का रोजगार छिन गया था। क्यों? क्योंकि वो मशीन्स का प्रोडक्शन से कम्पीट कर नहीं सकते, उनको समय ज़्यादा लगेगा, और उसके बाद क्या है, उसको बेचेंगे तो उतना सस्ता बेच नहीं सकते जितना ये इंडस्ट्रियलिस्ट बेच रहे हैं, क्योंकि उनका तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, उसका तो प्राइस कम कर सकते हैं। तो अब उनका सारा का सारा धंधा खत्म हो गया था, जो हैंडमेड काम करते थे सारे के सारे। तो हैंडलूम वीवर्स जो अपना घर पे काम करते थे उनका सब खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इन मशीन्स पर बाद में हमला कर दिया कि इन मशीन्स की वजह से ही हमारा सारी रोजी रोटी छिनी है, हम इन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो with the introduction of machines in cotton industry, thousands of handloom weavers were thrown out of work and were subjected to poverty as they could not compete with the machines in the textile industries. Weavers began to demand minimum wage of from 1790s. अब जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ से उनको लिबर्टी वाले थॉट इनको भी मिले थे रेवोल्यूशन के, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट करके ये डिमांड किया कि ठीक है, हमारा तो सारा अपना जो हम करते थे वो तो छिन गया, हमें तुम्हारे अंडर अब काम करना पड़ रहा है, तुम्हारी खेतों में या तुम्हारी मशीन्स में, तो हमको लेकिन मिनिमम वेज चाहिए, इतना कि हम अपना घर चला सके कम से कम ढंग से। तो पार्लियामेंट ने इनकी इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया और उसके बाद ये स्ट्राइक पे चले गए। फिर जैसे लैंकाशायर में कॉटन वीवर्स ने पावरलूम को डिस्ट्रॉय कर दिया कि भाई इन मशीन्स ने हमारी रोजी रोटी छीनी है, हम इन्हीं को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, सारा किस्सा ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वुलन निटिंग इंडस्ट्री इन नॉटिंगम, इनको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। लैंकाशायर, डार्बीशायर, इन सभी जगह पर प्रोटेस्ट हुए, मतलब ये सारे शहर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पर थी इनमें सारे चल रहे थे प्रोटेस्ट। क्रॉपर्स ऑफ यॉर्कशायर डिस्ट्रॉयड शेयरिंग फ्रेम्स। शेयरिंग फ्रेम्स वो थी जो शीप को शेयर करते थे, ऊन निकालते थे, तो ट्रेडिशनली वो हाथ से करते थे, या फिर उनका शीप का जो पालन होता है फॉर्म्स में, उनमें जो काम कर रहे थे उन्होंने इन शेयरिंग फ्रेम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट्स 1830 में फार्मर्स ने थ्रेशिंग मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो खेतों में अनाज वगैरह साफ करते हैं, अलग करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि ये काम पहले वो हाथ से करते थे, खुद करते थे। अब वहाँ पर क्या, एक ही बंदा चाहिए। 9 of them were hanged इन इस टाइम पे जो प्रोटेस्ट हुआ था 1830 में, उनमें से 9 को तो फांसी दे दी गई और 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया अपराधी बनाकर। अब ये नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है ना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपियंस थे वो कैसे आकर बचे थे, ज़्यादातर कन्विक्ट्स थे, तो ऐसे इनको भेजा जाता था कि ये अपराधी है, तुमको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, वहाँ भेज देते थे कुछ को। लुडिज्म फिरिक था, प्रोटेस्ट मूवमेंट था, जनरल नेड लूड ने स्टार्ट किया था। इन्होंने राइट की मांग की थी वर्कर्स के लिए कि जो नई मशीन आई है इनकी वजह से जो अफेक्ट हुए हैं वर्कर्स, उनके हक की उन्होंने बात की थी। इन्होंने डिमांड की मिनिमम वेजेस की इनके लिए, कि मिनिमम वेजेस इनके लिए फिक्स होनी चाहिए, जो सही हो, मतलब जो इनके लिए सही हो, जो आपको सही लगे वो नहीं।
कंट्रोल ओवर द वेज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि उनको कम मिलता था तो उनका भी हक है बराबर लेने का, वो बराबर काम कर रहे हैं, उतना ही मेहनत कर रहे हैं. वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस. अब जिन इंसानों की अपना खुद का धंधा इन मशीन्स की वजह से बंद हो गया, उनको आप काम दीजिए, आपको काम देना ही पड़ेगा. क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज में तो उन्होंने 10 लोगों की जॉब छीनी है, लेकिन इसके पास तो एक ही की जगह है जॉब तो, लेकिन आपको उन 10 के 10 को देना ही पड़ेगा जॉब. तो आपकी वजह से जिनकी जॉब गई है उनको आप जॉब पे रखिए और फिर बाद में ट्रेड यूनियंस बनाने का इन वर्कर्स को राइट होना चाहिए. और भी इस तरीके की बहुत सारी डिमांड्स थी. तो अगस्त 1819 में लगभग 80,000 वर्किंग क्लास पीपल पीसफुली, शांति से सेंट पीटर फील्ड में, जो कि मैनचेस्टर में, वहाँ इकट्ठा हुए थे अपनी डिमांड को रखने के लिए कि हमारी बातों को सुना जाए. उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया इस लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको नाम बाद में दिया पीटरलू मैसेक्री. ये उसका राइम है. 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी जिसमें नेपोलियन हारा था फ्रेंच और इनकी इंग्लैंड के बीच में, तो इसका राइमिंग वर्ड निकाला पीटरलू मैसेक्री. 1819 में ये हुआ था. तो ये पार्ट खत्म होता है यहाँ पर. इसके बाद लास्ट पार्ट रह जाएगा जिसमें नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो जाने से पहले प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. इसके बाद एक और वीडियो के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. टाटा, बाय बाय.